बच्चों, ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। इसको अपन अभी प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके जो वर्ड्स है ना, इसके कारण इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में इसीलिए गलती कर जाते हैं क्योंकि वो इसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो चलिए मैं आपको पहले ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं और फिर इसका सही जो आंसर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस इतना आप याद रखिए कि ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत कम आएंगे क्योंकि एग्जामिनर इतना ट्विस्टेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देगा। ट्विस्टेड इन द सेंस जहाँ पर वर्ड्स को इतना ज़्यादा गहराई से दिखना हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेयर आते हैं। बिकॉज लॉ की एग्ज़ाम है, एग्जामिनर आपकी इंग्लिश तो चेक कर नहीं रहा है, तो इसीलिए आपको बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी है कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए भूले भटके तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। चलिए, गुड्स आर डिलीवर्ड बाय ए टू बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब कि ए ने बी को सामान बेचा सेल और रिटर्न बेसिस पे। सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है कि आप किसी को सामान बेच रहे हो और उसको ये ऑप्शन दे रहे हो कि देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई, आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको लगा कि ये प्रोडक्ट आपके काम का है, यूज़फुल है, तो आप रखिएगा, वरना उसको आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए कुछ टाइम पीरियड भी दिया होता है कि 30 डेज में रिटर्न कर सकते हो, 40 डेज में रिटर्न कर सकते हो, 60 डेज में रिटर्न कर सकते हो। तो इस टाइप के ट्रांजैक्शन को बोलते हैं सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन। अभी सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन के लिए अपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 24 के अंदर मेंशन किया हुआ है, सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉपर्टी इन गुड्स कब ट्रांसफर होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स? प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब होता है ओनरशिप। भाई आपने किसी को ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो गुड्स रिटर्न कर सकते हो, तो ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है, एग्जैक्टली ओनरशिप ट्रांसफर कब मानी जाएगी? तो अपन अगर सेक्शन 24 समझें तो सेक्शन 24 बोलता है कि सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉपर्टी इन गुड्स, मतलब कि जैसे कि मैंने बताया उसका मतलब होता है ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर्स व्हेन द बायर सिग्निफाइज अप्रूवल, मतलब जैसे इस केस में बी ने अपना अप्रूवल दे दिया कि हाँ ठीक है, मेरे को ये सामान अच्छा लगता है, मैं खरीदना चाहता हूँ, तो फिर वो ओनर बन जाएगा। या फिर वो रिटेन करके रखता है रीजनेबल टाइम से ज़्यादा। रिटेन करना मतलब कि अपने पास रख के रख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम तक उसने रख के रखा, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, कुछ जवाब भी नहीं दे रहा, पर रिटेन करके रख रहा है, तो सेक्शन 24 बोलता है कि उस केस में भी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखो, ओनरशिप ट्रांसफ़र होने का मतलब यह है कि अब उस गुड्स को अगर कुछ डैमेज हो गया, वो गुड्स अगर खो गए, चोरी हो गए, तो फिर रिस्क बी का रहेगा, लॉस बी का होगा अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है तो। पर अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो इसका मतलब अभी भी रिस्क ए का है, इसीलिए ओनरशिप की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और तीसरा क्या कंडीशन है, डज समथिंग इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर बायर ने कोई ऐसा काम किया है जिससे ऐसा पता चलता है कि उसने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है। इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग मतलब कि इनडायरेक्टली कोई एक्शन उसने किया है जिससे ये पता चलता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, ए ने बी को सामान दिया और बी ने वो सामान आगे किसी और को सेल कर दिया। तो अगर आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हो, इसका मतलब तो आप उसके ओनर हो ना। सेल करने के लिए आपको ओनरशिप होनी ज़रूरी है ना। अपन ने पढ़ा भी था, वो कहाँ पे था, वन कैन नॉट सेल विच इफ ही इज नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रोडक्ट, ऐसा अपन ने पढ़ा था, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट करके अपन ने बात पढ़ी भी थी। उसको इस क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं करना है नेमो डेट कोड को, पर एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हो तो इसका मतलब तो आप कहीं ना कहीं ये बता रहे हो कि आप उसके ओनर हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपने इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग का एक एक्शन कर लिया है, तो आप अभी प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर आप में हो जाएगी। या फिर आप डिलीवरी कर रहे हो, देखो सेल और डिलीवरी में क्या फ़र्क होता है। सेल में आप सामने वाले को वो सामान की ओनरशिप दे रहे हो, डिलीवरी में सिर्फ आप सामान दे रहे हो, ओनरशिप नहीं दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रिंसिपल है, उसने अपने एजेंट को गुड्स दिए और कहा कि तुम जाकर इन गुड्स को बेचो, तो क्या प्रिंसिपल ने एजेंट को वो गुड्स देकर एजेंट को ओनर बना दिया है? नहीं, ओनर थोड़ी बनाया है, सिर्फ डिलीवरी करी है। तो डिलीवरी करिए, यहाँ पर ओनरशिप नहीं करिए। तो यानी कि अगर डिलीवरी भी आप कर देते हो ना, जैसे प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को अगर वो गुड्स डिलीवर कर दिए है, तो वो भी इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग माना जाएगा। उस केस में भी ये जो प्रिंसिपल है ना, वो ओनर बन जाएगा। ठीक है, पर हाँ ये ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल जब एजेंट को वो गुड्स डिलीवर कर रहा है तो एजेंट ओनर नहीं बनता, प्रिंसिपल ओनर बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर जो बायर है वो सेल कर दे या फिर गुड्स को आगे डिलीवर कर दे तो भी प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर
मान ली जाती है, ऐसा सेक्शन नंबर 24 में लिखा है। तो अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ने बी को सेल और रिटर्न बेसिस पर गुड्स बेचे। अब बी अगर इन तीनों में से कोई भी एक काम कर लेता है ना, जो मैंने आपको अभी बताया, उन तीनों में से एक भी काम कर लेगा तो ओनरशिप बी की हो जाएगी। जब तक बी इन तीनों में से कोई भी एक काम नहीं कर लेता है, अप्रूवल सिग्निफाई कर दे, गुड्स को समय से ज़्यादा रिटेन करके रखे, या फिर आगे सेल और डिलीवरी में से कोई भी एक चीज़ कर दे, तब तक ओनरशिप एक ही रहेगी। पर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, दे आर फर्दर डिलीवर्ड बाय बी टू सी। बी ने सी को दे दिया एंड देन सी टू डी ऑन सिमिलर टर्म्स, फिर सी ने डी को दे दिया। अभी देखो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, सिमिलर टर्म्स। तो यहाँ पे ये सिमिलर टर्म्स का मतलब है सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। तो बच्चे क्या समझते हैं कि बी ने सी को भी सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया है और फिर सी ने डी को भी सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया है, पर ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप मेन वर्ड देखिए, यही गलती करते हैं बच्चे। यहाँ पे वर्ड यूज किया है डिलीवर्ड, मतलब बी ने सी को डिलीवर किया है, सेल और रिटर्न बेसिस पे नहीं दिया है, उसने सिर्फ डिलीवर किया है। सो यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा डिलीवर। इसका मतलब जैसे ही बी सी को डिलीवर करता है तो वो इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग वाला काम हो जाता है, तो बी तो ओनरशिप बन जाता है। यानी यहाँ पर देखो इस स्टेज पर ए ओनर है, पर जैसे ही ये बी सी को डिलीवर कर देता है तो बी ओनर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि बी ने डिलीवरी कर दी है तो इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग का एक एक्ट उसने कर दिया है। आगे सी जो है ना वो डी को सेल और रिटर्न बेसिस पे देता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि देन बाय सी टू डी ऑन सिमिलर टर्म्स। तो यानी कि पहली बात तो सी तो ओनर कभी था ही नहीं, क्योंकि सी को सिर्फ डिलीवरी मिली है। डी के पास में सामान अभी है, लास्ट में है, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, द गुड्स आर स्टोलन वाइल इन कस्टडी ऑफ डी। तो डी के पास जब सामान था तो वो चोरी हो जाता है। हु इज टू बेयर द लॉस ऑफ गुड्स एंड वाई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो जो गुड्स चोरी हुए हैं उसका लॉस कौन भुगतेगा। तो सबसे पहला तो बच्चों के मन में क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि सर डी के पास सामान था तो डी की गलती थी, डी को उसको संभाल के रखना चाहिए था। अगर डी के पास सामान था और चोरी हो गया है तो डी को लॉस भुगतना पड़ेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप ऐसा समझिए कि सपोज करो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास में कोई जेवर है, कोई सोना चांदी कुछ है, और वो आप किसी के घर पे लेके जाते हो उसको दिखाने के लिए। आप उसको बेचना चाहते हो तो आप किसी के घर पे लेके जाते हो उसको दिखाने के लिए। अब उस घर पे आप जब उसको वो दिखा रहे होंगे, अभी भी ओनर आप हो, मालिक उस सामान के आप हो, तो उसकी संभाल के रखने की जवाबदारी भी आपकी है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो सामने वाले को दिखाने के लिए लाया हूँ, मैंने उसको वो प्रोडक्ट में उसको बेचना चाहता था तो अब तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो जाती तब तक आप ही जवाबदार हो, ओनर ही जवाबदार है। अगर डी के पास में गुड्स थे तो अगर वो चोरी हो गए हैं, पर डी अगर ओनर नहीं था ना तो डी को लॉस नहीं भुगतना पड़ेगा। ये वाले स्टेज पर भी ओनर तो बी ही था। आप समझिए, बी के पास लास्ट ओनरशिप आई थी, उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई ही नहीं। तो इस कारण से डी के पास में अगर सामान था और अगर वो चोरी हो गया तो भी ओनरशिप तो बी की थी ना, तो लॉस बी को ही भुगतना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बच्चों को मन में ये आता है कि सर सी को लॉस भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बी ने सी को दिया और फिर सी ने आगे दे दिया ना, सी ने सेल और रिटर्न कर दिया ना, तो इसका मतलब कि सी के ऊपर ओनरशिप आ गई। नहीं, सी को कभी ओनरशिप मिली ही नहीं थी, क्योंकि सी को तो सिर्फ डिलीवरी की गई थी। ये मेन इसमें समझने वाली बात है। इसीलिए आंसर में क्या आएगा कि फाइनली बी को ये लॉस भुगतना पड़ेगा। चलिए इसको फटाफट एक बात समझ लेते हैं। अच्छा, ये बात कहाँ लिखी है कि रिस्क तभी पास होता है जब ओनरशिप पास होती है। देखो यहाँ पर ए से बी को ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो अब बी का रिस्क हो गया था। ये बात देखिए सेक्शन 26 में। सेक्शन 26 में क्या लिखा है, गुड्स रिमेन एट सेलर्स रिस्क अनलेस प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर टू बायर। मतलब कि जब तक वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तब तक जो रिस्क है वो सेलर का ही रहता है। देखो यहाँ पर भले ही सी ने डी को सेल और रिटर्न किया है, पर ओनरशिप तो बी की ही मानी जाएगी, क्योंकि बी वॉज द लास्ट ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है, चलो इसका अपन अभी एक बार फ्लो समझ लेते हैं। ए ने बी को दिया सेल और रिटर्न बेसिस पे, और यहाँ पर ओनर कौन है, ए, क्योंकि अभी तक बी ने आगे कुछ किया नहीं है। फिर बी ने सी को डिलीवर कर दिया। अज्यूम एक जैसे इसको समझने के लिए कि बी ने सी को डिलीवर किया है, इसका मतलब क्या हुआ, तो अब ऐसा विजुअलाइज करो कि सपोज करो सी एजेंट है और बी उसका प्रिंसिपल है।
तो प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स डिलीवर कर रहा है। क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है, पर सिर्फ समझने के लिए आप ऐसा पढ़ोगे ना, ऐसा दिमाग में अगर बिठाओगे तो आपको इजी रहेगा कि हाँ बी ने सी को गुड्स दिए हैं बेचने के लिए, उसको सामान बेचा नहीं है, बी ने सी को सामान बेचा नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ डिलीवरी हुई है। तो यहाँ पर भी ओनर, अब क्योंकि बी ने एक एक्ट कर दिया है विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग, तो अभी ओनर कौन बन गया, बी बन गया। ठीक है, आगे फिर क्या हुआ, सी ने डी को वो सामान बेच दिया, सॉरी सेल और रिटर्न बेसिस पे बेच दिया। तो इसका मतलब अभी यहाँ पर ओनर कौन है, यहाँ पर भी बी ही ओनर होगा। बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं कि सर सी ने भी तो एक एक्ट कर दिया, सी ने भी तो एक एक्ट किया है विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग। नहीं, सी ने कोई एक्ट नहीं किया है, क्योंकि सी के पास कभी ओनरशिप आई ही नहीं थी। ओनरशिप की बात अलग है, सी को कभी भी सेल किया ही नहीं गया था, सी वॉज जस्ट गेटिंग डिलीवर्ड। बी ने सी को सिर्फ सामान डिलीवर किया था। ठीक है, तो इसका मतलब जब सी डी को आगे वो सामान बेचता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सी ओनर बन जाता है, नहीं नहीं नहीं। ठीक है ना, इसमें अल्टीमेटली डी के पास गुड्स थे और वो चोरी हो गए, तो लास्ट में ओनर बी था, तो लॉस भी बी का ही माना जाएगा। अभी इसी स्टोरी को मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, उसको आप पढ़ोगे ना तो आपको इजीली क्लियर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन जो मिस होने वाली बात थी ना, वो ये डिलीवर्ड वाली थी। आप ये जो नीचे मैंने लिखा है इसको आप पढ़िए, मैंने जितनी भी स्टोरी बताई है उसको मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, पर आ भी सकते हैं, बहुत रेयर चांसेस है पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एग्जाम के प्रेशर में बच्चे इस पर्टिकुलर पार्ट को मिस आराम से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या समझेंगे कि ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया और सबने सेल और रिटर्न पे ही दिया है, ऐसी फीलिंग आएगी। और बच्चों को क्या लगेगा कि भाई लास्ट में सी ओनर था और सी को लॉस भुगतना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है, ओनरशिप बी की रहेगी, क्योंकि बी ने सी को कभी सेल और रिटर्न किया ही नहीं था, उसने सिर्फ डिलीवर किया था। ठीक है, आप इसको समझिए अच्छे से, इसका स्टैंडर्ड आंसर भी देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर